हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल डिग्री प्लेटफॉर्म पर फिर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हमारे बीकॉम जी के सब्जेक्ट कोड BCOC 134 जो कि है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। जो क्वेश्चंस होंगे इसी टाइप से आपका पेपर डिज़ाइन होगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं एक बार कि चैनल पर व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब काउंट नहीं बढ़ पा रहा है, तो कृपया करके सब्सक्राइब काउंट को थोड़ा बढ़ाइए और हमको मोटिवेट रखिए, और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स में सुझाव दीजिए, जिससे हम थोड़ा मोटिवेट रहें आपके लिए कंटेंट लाने के लिए। और हम कंसिस्टेंटली आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसका एग्ज़ाम 26 जून 2023 को लाइनअप है, BCOC 134 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देरी के चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज की वीडियो के। और वीडियो में आगे जाने से पहले मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा, वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में सुझाव दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं वीडियो में आगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज की वीडियो का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन मैट्रिक्स, डिस्कस द टाइप ऑफ मैट्रिक्स विद एन एग्जाम्पल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थ्योरी पोर्शन में इसको कवर करवा दूंगा और प्रैक्टिकल पोर्शन दोनों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ मैंने आज की वीडियो में लिए हैं। चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के वीडियो में आंसर की तरफ। डिफाइन मैट्रिक्स, डिस्कस द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स विद एन एग्जाम्पल। और हिंदी में भी यही क्वेश्चन है, मैट्रिक्स को डिफाइन कीजिए, मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन होगा। चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के वीडियो में आगे आंसर की तरफ। चलिए चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या होती है? ए मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ रो एंड कॉलम्स एनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग अरे शो एज अ मैट्रिक्स एज। ये देखिए मैट्रिक्स का एग्जांपल ये रहा, जैसे ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है। हिंदी में इसकी जो डेफिनेशन वो होगी, आव्यूह के पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित संख्याओं के एक आयताकार व्यूह के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे कोष्ठकों के एक युग्म द्वारा किया गया होता है। उदाहरणार्थ संख्याओं का निम्नलिखित व्यूह एक आव्यूह दर्शाता है। यही एक हमारे डेफिनेशन की थोड़ी मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ अ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम दैट अ मैट्रिक्स हैड वी डिसाइडेड इट्स डायमेंशन और इट्स ऑर्डर। किसी आव्यूह में नेक पंक्तियों और स्तंभों की संख्या के आधार पर हम उसकी व्यमाएं अर्थात उसकी कोटि का निर्धारण करते हैं। परिपाटी अनुसार एक आव्यूह की कोटि में पंक्तियों को पहले तथा स्तंभों के बाद में व्यक्त किया जाता है। क्योंकि उपरोक्त आव्यूह में 3 पंक्तियां और 4 स्तंभ हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इसकी व्यमाएं 3 गुणा 4 है। बाय कन्वेंशन रोज आर एक्सप्रेस्ड फर्स्ट वाइल द कॉलम सेकेंड इन अ मैट्रिक्स। Since the above matrix has 3 rows and 4 columns, we say that its dimension is 3/4। तो कुछ डेफिनेशन इस प्रकार है इसकी। ये देखिए हमारा मैट्रिक्स का एग्जांपल। चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार या आव्यूह के प्रकार पर। जो हमारी पहला प्रकार है आव्यूह में, यानी कि मैट्रिक्स का फर्स्ट पार्ट है, वो होता है रोज मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन और अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 xn इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इसका एग्जाम्पल 1 हमें दिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल हिंदी में है, पंक्ति आव्यूह वह आव्यूह जिसकी केवल एक पंक्ति होती है या कोटि 1 गुणा n का आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाता है। दूसरा टाइप कॉलम्स मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 कॉलम और ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into 1 इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ आव्यूह वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है या कोटि m गुणा n का आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है। तीसरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। आयताकार आव्यूह एक आव्यूह आयताकार कहा जाता है यदि उसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं हो। फोर्थ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n इज स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल टू n। वर्ग आव्यूह वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है वर्ग आव्यूह कहलाता है। अर्थात कोटि m गुणा n का आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है यदि m इज इक्वल टू n हो। उदाहरण 4 ये हमारे सामने है।
विकर्ण उदाहरण डायगोनल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the elements except the diagonal elements are 0 is called diagonal matrix. Square matrix A is equal to Aij is the diagonal matrix if Aij is equal to 0 for all I not is equal to j. आदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण अवयवों के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हों विकर्ण आव्यूह कहलाता है। वर्ग आव्यूह A इज इक्वल टू Aij एक विकर्ण आव्यूह होता है यदि सभी I नॉट इज इक्वल टू j के लिए Aij इज इक्वल टू 0 हो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, डेफिनेशन देख लीजिएगा, थ्योरी में आएगी तो आप इजीली आंसर दे पाएंगे। सिक्स्थ है स्केलर मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच द ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर द सेम इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। आदिश आव्यूह, एक विकर्ण आव्यूह जिसमें सभी विकर्ण अवयव एक ही हों आदिश आव्यूह कहलाता है। सेवंथ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं। A scalar matrix in which all the diagonal elements are 1 is called unit matrix or an identity matrix. An identity matrix is denoted by a capital letter I. कुछ इस प्रकार की होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तत्समक आव्यूह, इकाई आव्यूह, एक आदिश आव्यूह जिसमें सभी विकर्ण अवयव एक के बराबर हो इकाई आव्यूह यूनिट मैट्रिक्स या तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। एक तत्समक आव्यूह को अंग्रेजी में बड़े अक्षर की तरह से कहते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है। चलते हैं 8th की तरफ। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्रायंगुलर इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स अबव द मेन डायगोनल आर 0। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ऑल इट्स एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल आर 0 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें दो प्रकार की होती हैं, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल ये है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल ये है। नल और जीरो मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर 0, जिसमें सारे एलिमेंट 0 हो, नल या जीरो मैट्रिक्स कहलाती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू Aij इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ द Aij इज इक्वल टू Aj फॉर ऑल I एंड j। वी विल रिविजिट द मैट्रिक्स आफ्टर कवरिंग द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इन दिस यूनिट। इस प्रकार होता है कुछ। 11th हमारा है सब मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग सम रोज और कॉलम्स और बोथ गिवन इन मैट्रिक्स इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो ये कुछ हमारे 11 पार्ट थे मैट्रिक्स के, मैंने आपको बता दिया है। सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा, बार बार वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा आंसर क्या है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ईजी क्वेश्चन होगा आज की वीडियो का आपका लिए। चलिए चलते हैं वीडियो में दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखते हैं। व्हाट इज डिस्पर्जन? डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन। यानी कि अपकिरण क्या है, अपकिरण के माप के महत्व की व्याख्या कीजिए। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पर्जन। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पर्जन लेट अस कंसीडर सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्जन। तो पहली डेफिनेशन वो है द डिग्री टू विच द न्यूमेरिकल डाटा टेंड टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएशन और डिस्पर्जन ऑफ द डाटा। यानी कि हिंदी में स्पीगल के अनुसार संख्यात्मक आंकड़ों का किसी औसत मूल्य के पास जिस सीमा तक विखराव फैलाव हो उसे आंकड़ों का विचरण या अपकिरण कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, द मेजरमेंट ऑफ स्कैटरनेस ऑफ द मास ऑफ फिगर इन अ सीरीज अबाउट एन एवरेज इज कॉल्ड मेजर्स ऑफ वेरिएशंस और डिस्पर्जन। सिम्पसन एंड काफ्का की डेफिनेशन है ये। दूसरा पॉइंट, सिम्पसन और काफ्का के अनुसार किसी श्रृंखला में संख्याओं के समूह का उसके औसत के पास बिखराव के मापन को विचरण की माप या अपकिरण की माप कहते हैं। डिस्पर्जन और स्प्रेड इज द डिग्री ऑफ द स्कैटर और वेरिएशन ऑफ द वेरिएबल्स अबाउट अ सेंट्रल वैल्यू। ब्रूक और डिक के अनुसार किसी चर के उसके केंद्रीय मान के आसपास के बिखराव की सीमा अपकिरण कहलाती है। अपकिरण शब्द का प्रयोग समकों की विषमता की मात्रा को प्रकट करने के लिए किया जाता है। यह समकों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है जो प्रेक्षणों की परस्पर विविधता की मात्रा को निर्दिष्ट करता है। अपकिरण की माप केंद्रीय प्रवृत्ति के दोनों और व्यक्तिगत मानों के विस्तार या बिखराव का वर्णन करता है। अपकिरण की संकल्पना की स्पष्टता समझने के लिए उदाहरण एक को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना होगा। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट द वर्ड dispersion is used to denote the degree of heterogeneity in the data. It is an important characteristic indicating the extent to which the observations vary among themselves. A measure of dispersion describes the spread or scattering of individuals' values around the central value.
It gives an average of the differences of various observation for a central value. Thus the significance of an average is determined in the light of dispersion. Dispersion की कुछ डेफिनेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता दी है मैंने आपको। चलिए सीधा चलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन, यानी कि आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कृपया वीडियो में अपना प्यार बनाए रहें और वीडियो को भारी मात्रा में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका अपना ही चैनल है, आप जितना ज़्यादा हमें मोटिवेट रखेंगे, जल्दी से जल्दी हमारे गैस किए गए नंबर पर हमको पहुंचाएंगे, हम उसी फॉर्म में आपके लिए कंटेंट लेकर आएंगे। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होंगे आपके, हम हर सब्जेक्ट कोड के, हर प्रोग्राम कोड के, हर सब्जेक्ट कोड को टॉपिक वाइज और क्लास वाइज डेली चलाएंगे अपने चैनल पर। हर कोड के लिए एक क्लास डेली आया करेगी आपके लिए। आप कॉलेज में क्लासेस मिस करते हैं, उसका आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर पूर्ति करते हैं, इसलिए मैं कहता हूं अपने चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा भारी मात्रा में। चलिए चलते हैं 14.3 पॉइंट सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन। और हिंदी में बोले तो अपकिरण मापने का महत्व। मेजर ऑफ डिस्पर्जन आर कैलकुलेटेड टू सर्व द फॉलोइंग पर्पज। Measuring variability determines the reliability of an average by pointing out to what the extent average is representative of the entire data। यानी कि विचरण मापन यह निर्दिष्ट करके माध्य किसी सीमा तक सभी समकों का प्रतिनिधित्व करता है, माध्य की विश्वसनीयता को निर्धारित करता है। यानी कि मैंने आपको बता दिया है, इंग्लिश और हिंदी में आप थोड़ा लिंक कर लीजिएगा, समझ जाओगे। इलस्ट्रेशन 1 का एग्जाम्पल देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एनेबल कंपैरिजंस ऑफ 2 और मोर डिस्ट्रीब्यूशंस विद रिगार्ड टू देयर वेरिएबिलिटी। अपकिरण की माप 2 या 2 से अधिक बंटनों की विचरण के विचार से तुलना करने में सहायक होती है। थर्ड पॉइंट, अनदर पर्पज ऑफ मेजरिंग वेरिएबिलिटी इज टू डिटरमाइन द नेचर एंड कॉज ऑफ वेरिएशन इन ऑर्डर टू कंट्रोल द वेरिएशन इटसेल्फ। विचरण मापन का एक अन्य प्रयोजन विचरण की प्रकृति और उसके कारण को ज्ञात करने है, ताकि स्वयं विचरण का नियंत्रण किया जा सके। थर्ड पॉइंट, अनदर पर्पज ऑफ मेजरिंग वेरिएबिलिटी इज टू डिटरमाइन द नेचर एंड द कॉज ऑफ वेरिएशन इन ऑर्डर टू कंट्रोल द वेरिएशन इटसेल्फ। विचरण मापन का एक अन्य प्रयोजन विचरण की प्रकृति और उसके कारण ज्ञात करने की, ताकि स्वयं विचरण पर नियंत्रण किया जा सके। फोर्थ पॉइंट, मेजरिंग वेरिएबिलिटी फैसिलिटेट द यूज ऑफ द अदर स्टैटिस्टिकल मेजर्स इन कोरिलेशन, रिग्रेशन, स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस। विचरण मापन अन्य सांख्यिकी माप जैसे सहसंबंध, प्रतिगमन या साम्यसरण या सांख्यिकीय अनुमान इत्यादि के प्रयोग को सुगम बनाने देना है। बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने आपको दोनों पॉइंट डिस्कस करते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर आने वाला है। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए चलते हैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ। अब वीडियो में शायद प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही बचे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, मैं बता दूंगा। अगर सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, बस डिजिट थोड़ी चेंज होंगे। नंबर्स को देखकर आप क्वेश्चन को करने का मैं तरीका आपको बता दूंगा। सॉल्यूशन का PDF फॉर्म अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जाइएगा, वीडियो को देखिएगा, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। चलिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या बोलता है। फाइंड द मैट्रिक्स A and B इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन 3A + B = 2, 8, 9। और अगर मैं बता दूं, यहाँ पर अगर कुछ नहीं होता है तो हम 0 लेते हैं। एंड 2A - B 3, 3, 12, 11। इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर हमको A और B की वैल्यू निकालनी है। चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के आंसर की तरफ। हैंडमेड आंसर है, बहुत ही अच्छा आंसर है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में ये आंसर आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। चलिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी इसका सॉल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा। तो ये रही हमारी मैट्रिक्स 3A + B, ये कुछ गिवन है, मैंने बताया था अगर यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो हम 0 लेंगे। और 2A - B हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। ये दोनों इक्वेशन होंगी, हम इनको ऐड कर लेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को। तो 3A + B = दिस एंड 2A - B = दिस। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास B से B कट जाएगा, और जैसे ही B से B कैंसिल होगा और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, क्योंकि B कटेगा क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 5A आ जाएगा। और दोनों मैट्रिक्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 5A = 5, 3, 20, 20 ये कुछ आ जाएगा। तो जब हम 5 को इधर लेकर आएंगे इक्वल से इधर साइड,
तो ये चीज़ मल्टीप्लाई में है तो सभी मैट्रिक्स के डिवाइड में आ जाएगी। डिवाइड करने पर हमारे पास ए का सॉल्यूशन ये आ जाएगा। बहुत ही इजी समझना है, मैंने बताया पहले इक्वेशंस को दोनों को ऐड कर लेंगे, दो वैल्यू सेम है और साइन अलग अलग हैं तो वो कट जाएंगे। 5a बराबरी में हमारे पास ये आ जाएगा। और जैसे ही हम इस वीडियो को मतलब इस क्वेश्चन को आगे करेंगे तो मैट्रिक्स को दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद हमारे पास 5a की वैल्यू ये आ जाएगी। और जब 5a इधर आएगा डिवाइड में तो हमारे पास मैट्रिक्स की कुछ वैल्यू ये बचेगी 1, 3/5, 4 और 4। और जब हमारी a की वैल्यू बाहर निकल कर आ जाएगी हमारी, तो इसको इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इक्वेशन 2 हमारे पास ये वाली थी, इसमें a की वैल्यू को हमने पुट करा। 2a अगर 2 है, अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a की वैल्यू ये आ जाएगी। 2a मैट्रिक्स माइनस b इज इक्वल टू दिस आ जाएगा। और करने के बाद हम माइनस b इज इक्वल टू ये माइनस साइड में जाएगा और माइनस b की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? बहुत ही ईजी मैट्रिक्स है, प्लस माइनस का खेल है सारा। मैंने आपको बता दिया है, a की वैल्यू निकाल कर इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। जैसे एक सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी प्रकार इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। माइनस b की वैल्यू हमारे पास ये आ गई और एंड में हमारे पास b की वैल्यू ये आ जाएगी -1, -9/5, -4, -3। और हमारे पास दोनों आ गई हैं मैट्रिक्स। जो हमारी a है वो ये है और जो हमारी b है वो ये है। मैंने दोनों का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो मैं इसकी एक शॉर्ट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा कंप्लीट एनालिसिस के साथ। बता दीजिएगा कमेंट में जाकर हमको प्रैक्टिकल के लिए। तो पहले का थर्ड का ए पार्ट हमने कर दिया है प्रैक्टिकल का। चलिए चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बहुत ही ईजी क्वेश्चन वो भी है, वो भी कुछ ऐसा ही ऐसा है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं उस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फाइंड a² + 3a - 2i। यहाँ मैं पहले ही बता दूँ, i की वैल्यू हमारी ये मैट्रिक्स होती है 2/2 की फॉर्म में 1 0 0 1। इसको याद रखिएगा, मैं सॉल्यूशन में भी इसको बताऊँगा। i की वैल्यू जो ये वाली i है इसकी वैल्यू ये है 2i। जब जहाँ पर हमें a दिया हुआ है 1, 3, 5 एंड 7। चलिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। बहुत ही इजी सॉल्यूशन होगा। मैं अब जहाँ तक है सारे प्रैक्टिकल को कवर कर दूंगा, फिर थ्योरी पोर्शन को कवर कर दूंगा। चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल भी वो लिए हैं मैंने जो इंपॉर्टेंट है, जिनकी रिपीट होने की संभावना ज़्यादा है और जो आसान है, जो कम समय में हो भी सकते हैं। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो ये रहा हमारा वीडियो आंसर, जिसमें हमें बोला था फाइंड a² + 3a - 2i इफ़ a इज इक्वल टू दिस। i की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बता दी थी। i हमारा होता है 1 0 0 1। ये हमारी आई में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स के टाइप में जो भी मैंने डिस्कस करा था। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ इसके। तो हमें पहले a² निकालना होगा। a² निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a की मल्टीप्लाई a से करेंगे। मल्टीप्लिकेशन की मैं समझ सकता हूँ, आपको मैट्रिक्स आती होगी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और बाकी मैं आपको बता देता हूँ क्या करते हैं मल्टीप्लाई के लिए। जो हमारे ये 1 है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर कर यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसमें जो ये 3 है इसकी मल्टीप्लाई 5 के साथ कर कर इसको ऐड कर देंगे इस फॉर्म में। ऐसे ही आगे करेंगे। फिर ये वाला पोर्शन हमारे पास आ जाएगा। फिर इस वाले पोर्शन को निकालने के लिए हम 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ और 3 की मल्टीप्लाई 7 के साथ कर कर दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ऐसे ही नीचे वाले पार्ट के लिए करेंगे। नीचे वाले पार्ट में हम 5 की मल्टीप्लाई पहले 1 के साथ और फिर 7 की मल्टीप्लाई 5 के साथ कर कर दोनों को ऐड कर कर इस वाले पोर्शन को निकाल देंगे। फिर ऐसे ही अगले पार्ट में करेंगे। 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कर कर और 7 की मल्टीप्लाई 7 के साथ कर कर दोनों को ऐड करके एक नई मैट्रिक्स निकाल देंगे। ये हमारा a² कैलकुलेट होकर आ जाएगा और ये हमारा a² ये रहा। ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई मैंने कैसे करी, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, सॉरी दोबारा बताता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ दोनों को ऐड कर कर यहाँ पर लिख दिया। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ दोनों को करके ऐड कर कर यहाँ पर लिख दिया। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ दोनों को ऐड कर कर यहाँ पर लिख दिया। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ दोनों को ऐड कर कर यहाँ पर लिख दिया। मैंने आपको बता दिया है इसको निकालने का तरीका। a की मल्टीप्लाई a से मल्टीप्लाई अगर आपके मैट्रिक्स में 1 नंबर में आती है तो आप कर पाएंगे। चलिए चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। 3a निकालने के लिए बोला है उन्होंने हमें। 3a निकालने के लिए हम 3 की मल्टीप्लाई सिंपली इसके साथ कर देंगे। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15
और 3 7 जा 21। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास आगे मैं दोबारा बता देता हूँ। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21। बहुत ईजी मैट्रिक्स थी, मल्टीप्लाई कर दिया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको बताई थी क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी इस फॉर्म में होती है 1 0 0 1। इसके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 0 0 2 हो जाएगा और लास्ट में इन सबको ऐड कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे। लास्ट में इन दोनों को ऐड कर इसमें से इसको घटा देंगे तो कुछ इस फॉर्म में होगा हमारे पास। तो जब हम इसको इसमें जोड़ेंगे तो 16 + 3 19, हमारे पास 16 + 3 19 आ जाएगा, 24 और 9 33 आ जाएगा, 40 और 15 55 आ जाएगा, 64 और 21 85 आ जाएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। फिर इसको इसमें से घटाएंगे तो 19 - 2 17 आ जाएगा, 33 - 0 33 आ जाएगा, 55 - 0 55 आ जाएगा और 85 - 2 83 आ जाएगा। तो ये रहा हमारा आंसर। बहुत ही ईजी प्रैक्टिकल था, मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई सॉल्यूशन आएगा तो आपके क्वेश्चन में आप ऐसे ही कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा इसका सॉल्यूशन ऐसा ही होगा, बस डिजिट चेंज होंगी आपके लिए। चलिए चलते हैं दूसरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज की वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं वीडियो के दूसरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या कहता है? द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो रेट्स relates to price and quantity of 3 commodities, namely rice, wheat, gram in the year 2010 and 20। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, ये टाइप जरूर रिपीट होगा आपके क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन पेपर में। तो देखते हैं क्या है। फिशर्स आइडियल इंडेक्स, यानी कि फिशर्स आइडियल इंडेक्स। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। बहुत ईजी सॉल्यूशन है इसका भी, PDF मैं प्रोवाइड करवा दूंगा दोनों प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं आगे। चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। हमें क्वेश्चन में सिर्फ ये वाला फॉर्मेट गिवन था, इतना। ये आगे हमने कैलकुलेट कर निकाला है। कैसे कैलकुलेट किया है मैं आपको बताता हूँ अब। तो देखिए, पहले हमें राइस की वैल्यू दी हुई है 6। पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे। इस 2010 को बेस ईयर मानेंगे, 2020 को करंट ईयर मानेंगे। बेस ईयर ना भी माने कोई भी दिक्कत नहीं है आपके लिए, 2010 और 2020 भी लिख देंगे, जैसे क्वेश्चन में गिवन हो वैसे कर लीजिएगा। प्राइस हमें पहले दिया है 6, फिर हमें दिया है क्वांटिटी इसकी 50, और वीट की जो हमें प्राइस दिया है वो 2010 में, और क्वांटिटी दी है हमें 100। ग्राम दिया है हमें 4 और इसकी क्वांटिटी दी है हमें 60। और 2020 में राइस की जो हमें प्राइस दिया है वो है 10, क्वांटिटी है 60। वीट का जो प्राइस दिया है वो है 2 और इसकी क्वांटिटी है 120। ऐसे ही ग्राम का जो प्राइस है वो है 6 और क्वांटिटी है 60। अब हमें इस क्वेश्चन में जो ध्यान रखना है, पहले हमें इनके लिए 4 चीज़ें निकालनी होंगी, जो कि है हमारी P0 Q0, P1 Q1, P0 Q1 और P1 Q0। इसमें जो P0 है वो हमारे बेस ईयर से लिए गए हैं, P0 और Q0, और P1 और Q1 हमारे करंट ईयर से लिए गए हैं। सिंपली कुछ नहीं करना है। P0 और Q0 का मतलब है P0 की मल्टीप्लाई Q0 के साथ। तो हम जब P0 की मल्टीप्लाई Q0 के साथ करेंगे तो हमारे पास पहले 300 आ जाएगा। वीट के लिए हमारे पास 2 के लिए 100 है तो 200 आ जाएगा। ग्राम के लिए 4 के लिए 60 है तो 240 आ जाएगा। P1 Q1 में हमें ऐसे सेम करना है। 10 के लिए हमें 600 दिया है तो 10 के लिए 60 दिया है तो 600 आ जाएगा। 2 के लिए 120 दिया है तो 240 आ जाएगा। 6 के लिए 60 दिया है तो 360 आ जाएगा। अब P0 Q1 में हमें क्या करना है, जो P0 वाली की मल्टीप्लाई है वो Q1 के साथ करवानी है, यानी कि 6 की मल्टीप्लाई 60 के साथ 360 आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 120 के साथ 240 आ जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई 60 के साथ 960 आ जाएगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जिसमें P1 Q0 दिया है। P1 Q0 में हम P1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करवाएंगे तो 10 के लिए 50 दिया है तो 500 आ जाएगा। 2 के लिए 100 दिया है तो 200 आ जाएगा। 6 के लिए 60 दिया है तो 360 आ जाएगा। एंड में सबका सब टोटल कर देंगे। सब टोटल कर सिग्मा P0 Q0 हमारा 740 आ गया। सिग्मा P1 Q1 1200 आ गया। सिग्मा P0 Q1 1560 आ गया। सिग्मा P1 Q0 1060 आ गया। अब हमारे पास ये सारे चारों क्वांटिटी आ गई कैलकुलेट कर सिंपली मल्टीप्लाई कर मैंने आपको बता दिया है। PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। सॉल्यूशन बहुत इजी है, वीडियो को रिपीट कर बार बार पॉज कर देख लीजिएगा एक बार। P0 Q0 कैसे निकालना है, P0 की मल्टीप्लाई Q0 से, ऐसे ही P1 Q0 कैसे निकालना है, P1 की मल्टीप्लाई Q0 के साथ ये आ जाएगा। फिशर आइडियल इंडेक्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा P1 Q0 अपॉन में सिग्मा P0 Q0
इनटू में सिग्मा P1 Q1 अपॉन में सिग्मा P0 Q1, और इसी तरीके से सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, रूट में डालकर सॉल्व कर देंगे। जो हमारा नंबर होगा वही हमारा फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर होगा। बहुत ही ईजी सा प्रैक्टिकल था, फ्री के 10 नंबर आपको देकर जाएगा। वीडियो को पॉज कर बार बार देख लीजिएगा। ऐसा सोल्यूशन आपको अगर यूट्यूब चैनल पर कहीं मिलता है तो जाइए जाकर हमें कमेंट में बताइए कि हाँ सर ऐसा सोल्यूशन आपसे अच्छा है। हमसे अच्छा सोल्यूशन इस क्वेश्चन का मिलेगा नहीं, और ये एप्लीकेबल भी है, 100% आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। जाइए जाकर देखिएगा इसको बहुत अच्छे तरीके से। चलिए चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट थ्योरी पोर्शन की तरफ। दोनों के दोनों तीन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने आपकी वीडियो में करवा दिए हैं, गारंटेड है ये तीनों के तीनों रिपीट होंगे। सीधा चलते हैं वीडियो थ्योरी पोर्शन की तरफ। थ्योरी पोर्शन बहुत छोटा सा है, चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरी पोर्शन को आगे। चलिए चलते हैं थर्ड थ्योरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एक्सप्लेन डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शंस रिलेटेड टू बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स विद द सुटेबल्स एग्जाम्पल। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, चलिए चलते हैं सीधा इसके आंसर की तरफ। हिंदी में एक बार इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। व्यापार और अर्थशास्त्र से संबंधित विभिन्न गणितीय फलनों की व्याख्या कीजिए, उपयुक्त उदाहरण भी प्रस्तुत कीजिए। चलिए चलते हैं, हिंदी में मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया है। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। फंक्शंस रिलेटेड टू बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल फंक्शंस रिलेटेड टू बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। इन अ रिसेंट ईयर्स इकोनॉमिक डिस्कशंस डिसीजंस मेकिंग हैज मोर एंड मोर मैथमेटिकली ओरिएंटेड, face the huge masses of statistical data depending on hundreds or even thousands of different variables. Business analysts and economists have increasingly turned to mathematical methods to help them describe what is happening, predict the effects of various policies. Direct functions देखते हैं। डिमांड फंक्शन क्या कहलाता है? डिमांड फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस। फॉर ईच प्राइस लेवल ऑफ गुड देयर इज ए corresponding quantity demanded that consumer will demand. If P is the price per unit and X is the demand for good, then demand functions can be written as X is equal to FP, where X is a dependent variable and P is an independent variable. हिंदी में मांग का फलन, मांग मूल्य का एक फलन है। किसी माल के प्रत्येक मूल्य स्तर की मांगी गई एक संगत राशि है जिसकी ग्राहक मांग करेगा। यदि P प्रति इकाई मूल्य है तथा उस माल के लिए X की मांग है तो मांग फलन को X FP के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ X आश्रित चर है, P स्वतंत्र चर है। बहुत ईजी था। सप्लाई फंक्शन भी कुछ इसी प्रकार है। थोड़ा डेफिनेशंस को देख लीजिएगा, मैं सबके डिटेल एनालिसिस यहाँ पे करवाऊंगा नहीं, बाकी देख लीजिएगा। कुछ ऐसे हैं, कुछ प्रकार हैं हमारे, कॉस्ट फंक्शंस, रेवेन्यू फंक्शंस, प्रॉफिट फंक्शंस, कंजप्शन फंक्शंस, बस इतने ही कुछ टाइप से छोटे छोटे से डेफिनेशंस, इनको देख लीजिएगा एक बार। वीडियो को मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ दोबारा ऊपर से नीचे, पॉज कर इनको देख लीजिएगा। बहुत ईजी सॉल्यूशन है इनका, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं आपको मोटा मोटी थ्योरी बता रहा हूँ कि आप यहाँ से ऐसे ऐसे पढ़ लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल से। बस इतना ही है आज की इस क्वेश्चन के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहे इसके सारे प्रकार। जो पहला प्रकार है वो है डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन एंड कंजप्शन फंक्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस। इजी सा क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, 10 नंबर का ही सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। चाहे अगर ये 20 नंबर में आए चाहे 50 नंबर में आए, आप उसको करने के एबल होंगे। चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ, मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शन के आंसर की तरफ। हिंदी में इस क्वेश्चन को मैं पढ़ूँगा एक बार आपके लिए। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। क्या है हमारा? उच्चिष्ट और निम्निष्ट फलन के बीच में अंतर की व्याख्या कीजिए। चलिए करते हैं इसके अंतर की व्याख्या, डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन। चलिए चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। मैक्सिमा एंड मिनिमा में डिफरेंस, यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा की डेफिनेशन। द मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ ए फंक्शन इज द लार्जेस्ट और द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइंड आइदर विद इन अ गिवन रेंज, द लोकल और द एंटायर डोमेन ऑफ फंक्शंस। Maximum means upper bound or the largest possible value. The absolute maximum value, absolute maximum of a function is the largest number contained in the range of function. That is, if fa is greater than or equal to fx or x is in the domain of function, then fa is the absolute maximum. On the other hand, minimum means the lower bound or a least possible value, the absolute minimum of a function in the smallest number. It's in its range and corresponds to the value of function at the lowest point of its graph. If fa is less than or equal to fx for all x in the domain of the function, then fa is an absolute minimum. हिंदी में उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बीच में अंतर। किसी फलन का उच्चिष्ट या निम्निष्ट उस फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान होता है जो या तो एक दिए परिसर के अंदर स्थानीय और या उस फलन के संपूर्ण प्रांत
का परिभाषित हो। उच्चिष्ट का अर्थ उपाय परिबद्ध या अधिकतम संभव मान होता है, यानी कि अधिकतम संभव मान हमारा मैक्सिमम होगा और जो न्यूनतम संभव मान होगा वो हमारा मिनिमम होगा। इसका कहने का मतलब ये है। इंग्लिश में मैंने पूरी डेफिनेशन पढ़ दी है, हिंदी में इसका डिटेल एनालिसिस कर दिया है, यानी कि जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी किसी भी हमारे वेरिएबल की वो हमारा मैक्सिमम होगा और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी वो हमारा मिनिमम होगा। ज़्यादा कुछ है नहीं, डेफिनेशन को एक बार आप खुद से पढ़ लीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो के आज के क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए सीधा चलते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी कुछ ये वाले हमारे क्वेश्चंस थे, मैंने इनको देखा ढंग से। ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं थ्योरी पोर्शन में, प्रैक्टिकल पोर्शन मैंने आपको करवा दिया है और टीचर आपको प्रैक्टिकल पोर्शन के बेसिस पर ही नंबर देगा। सेम क्वेश्चन मैं गारंटेड 1000% श्योर हूँ कि यही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट होंगे। थ्योरी पोर्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था मैंने अपनी वीडियो सोल्यूशन में दे दिया है, तो कृपया वीडियो में दबाकर प्यार दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आज की वीडियो में इतना ही था। ये हमारा जो कोर्स कोड है थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसमें प्रैक्टिकल पोर्शन ज़्यादा है, इस पर पूरा एग्जाम डिपेंड करता है प्रैक्टिकल पोर्शन पर। जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं उनके PDF सॉल्यूशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, क्योंकि आपको ऐसा सॉल्यूशन यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है इसके लिए। अभी सॉल्यूशन का कुछ ये मान लीजिए, ये ट्रेलर है, अभी असली फिल्म आनी बाकी है। बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके लिए डिलीवर करने के लिए मैंने रखा हुआ है। जैसे ही एग्ज़ाम्स ओवर होते हैं, आपके जो स्टूडेंट होंगे या आपके भाई बंधु होंगे, आप वीडियो को शेयर कीजिएगा उनको। डेली बेसिस पर मैं सब्जेक्ट वाइज हर प्रोग्राम कोड की क्लास करवाऊँगा अपने ही चैनल पर। और अभी आपके सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए हम कुछ क्लासेस प्लान कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा विज़न है हमारा यूट्यूब पर आने का। सभी यूनिवर्सिटीज़ मैक्सिमम इग्नू, DU, SOL, MDU और UP यूनिवर्सिटीज़ और जो भी कोई स्टेट बोर्ड है यूनिवर्सिटी का, उसके सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए हम क्लासेस प्लान कर रहे हैं। उसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं। एक बात बता दूं, ये सभी चीज़ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाई जाएंगी। विज़न हमारा बहुत यूट्यूब से अलग है, कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। आपको जो मैं फ्री प्रोवाइड करवाऊंगा उसकी लिस्ट कुछ इस प्रकार है। फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल, फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन पेपर, फ्री ऑफ कॉस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशंस, फ्री ऑफ कॉस्ट असाइनमेंट्स। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट असाइनमेंट्स जो पूरे यूट्यूब पर आपको सिर्फ गिने चुने मिलते हैं, पूरे मिल नहीं पाते और आपको मजबूरी में असाइनमेंट्स खरीदने पाते हैं। 10-10, 20-20 रुपये में वो असाइनमेंट्स को बेचते हैं। स्टूडेंट्स की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, 10-20 रुपये चार्ज कर क्या ही कर लेंगे वो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट असाइनमेंट्स मैं अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाऊँगा। विज़न बहुत अलग है, दिक्कत मत लीजिए। विज़न को जैसा जितना बड़ा बताया गया है उतना बड़ा मैं दिखाऊंगा भी। ऐसा सॉल्यूशन जो हमारे ट्रेलर का है, अगर कोई दे भी दे तो मैं गारंटी है उसी दिन यूट्यूब छोड़कर चला जाऊंगा यूट्यूब से। आप जाइए, वीडियो को प्यार दीजिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो के पार्ट को शेयर कीजिए और कहिए उनसे वीडियो को लास्ट में सुने। आपकी सभी यूनिवर्सिटी के स्टडी मटेरियल रिलेटेड सारी दिक्कतों को दूर किया जाएगा। डिफरेंट टीचर जो अपने क्षेत्र में जिनको एक्सपर्टीज़ है, जिनको ज्ञान है अपने क्षेत्र का, उन टीचर्स को मैंने लाइन अप कर दिया है। जैसे ही एग्ज़ाम्स ओवर होते हैं आपको सभी सब्जेक्ट कोड की क्लासेस दी जाएंगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, नेक्स्ट सब्जेक्ट कोड के एग्ज़ाम के साथ डिटेल एनालिसिस करेंगे क्वेश्चंस का। चलिए तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद,